यह एक सच्ची कहानी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष दौड़ के दौरान सोवियत सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर अचानक अज्ञात वस्तुओं द्वारा हमला किया गया और जल्द ही स्टेशन के सभी उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। कुछ घंटों बाद सोवियत संघ के सैल्यूट 7 के नियंत्रण खो देने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई और विभिन्न देशों के मीडिया ने इस पर रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। सबसे अधिक चर्चा का मुद्दा यह है कि 20 टन का अंतरिक्ष स्टेशन अंततः कहां दुर्घटनाग्रस्त होगा और क्या इससे कोई हताहत होगा। उसी समय सोवियत अंतरिक्ष एजेंसी ने भी एक आपातकालीन बैठक की। वर्तमान स्थिति के आधार पर उन्हें नहीं पता था कि अंतरिक्ष स्टेशन का क्या हुआ, इसलिए उन्हें इसका पता लगाने के लिए जल्द से जल्द लोगों को भेजना होगा। क्योंकि विश्वसनीय जानकारी के अनुसार नासा 30 तारीख को चैलेंजर अंतरिक्ष शटल लॉन्च करेगा। उन्हें जो बात अजीब लगती है वह यह है कि चैलेंजर के कार्गो बे का आकार और भार क्षमता बिल्कुल सैल्यूट 7 के समान है। इसके अलावा इस बार चैलेंजर में जो नया अंतरिक्ष यात्री जोड़ा गया है वह एक ऐसा व्यक्ति है जो सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सैल्यूट 7 में गया है और पहले से ही सैल्यूट 7 को अच्छी तरह से जानता है। यदि उन्होंने सैल्यूट 7 को गुप्त रूप से चैलेंजर के कार्गो होल्ड में लोड किया तो यह न केवल सोवियत संघ के खिलाफ आक्रामकता का कार्य होगा बल्कि सोवियत अंतरिक्ष उड़ान के इतिहास में सबसे बड़ी शर्म की बात भी होगी। इसलिए यदि वे अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिकियों से पहले नहीं भेज सकते हैं तो सेना केवल सैल्यूट 7 को नष्ट कर सकती है। लेकिन एक और समस्या खड़ी हो जाएगी। मलबा अभी भी कक्षा में रहेगा और तब तक उनके सभी उपग्रह क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जिससे सोवियत अंतरिक्ष उद्योग को 10 साल से अधिक समय पीछे जाना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी वे नहीं चाहते थे कि सोवियत संघ के वैज्ञानिक अनुसंधान परिणाम अमेरिकियों द्वारा चुराए जाएं। इसलिए जनरल ने वालेरी से कहा कि वह जल्द से जल्द अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार करें, क्योंकि अब उनके लिए वास्तव में ज्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन अब एक नियंत्रण से बाहर अंतरिक्ष स्टेशन के साथ जुड़ने की चाहत उनके सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि निदेशक को पता था कि यह ऑपरेशन मुश्किल होगा, वे इसे अभी कर सकते हैं। मेडिकल मीटिंग के बाद वैलेरी और अन्य ने अंतरिक्ष स्टेशन की नवीनतम स्थिति का अध्ययन किया और अंतरिक्ष स्टेशन 2 अक्षों के चारों ओर घूमता है लगभग 1 सेकंड। वे इतनी तेज गति से अंतरिक्ष स्टेशन के साथ मैन्युअल रूप से कैसे जुड़ सकते हैं। उनके बगल वाले व्यक्ति ने कहा कि व्लादिमीर को ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत प्रशिक्षण लिया है। दुर्भाग्य से उन्हें पहले ही अंतरिक्ष में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, सिर्फ इसीलिए कि वह और एक अन्य अंतरिक्ष यात्री कुछ साल पहले अंतरिक्ष स्टेशन पर रखरखाव का काम कर रहे थे। दूसरे अंतरिक्ष यात्री ने गलती से अपनी उंगली एक वेल्डिंग गड़गड़ाहट पर चुभा दी और जल्द ही उसके अंतरिक्ष सूट में हवा का दबाव कम हो गया। आपातकालीन स्थिति में फ्रेडिनियर ने गड़गड़ाहट को काटने में मदद करने के लिए कैंची का उपयोग किया, लेकिन स्पेस सूट में छोड़ी गई गड़गड़ाहट अभी भी वहीं थी और स्पेस सूट में हवा का दबाव अभी भी कम हो रहा था। व्लादिमीर को उसे जल्दी से अंतरिक्ष स्टेशन पर वापस ले जाना होगा, अन्यथा हवा का दबाव उस बिंदु तक गिर जाएगा जहां यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षित है। कब? उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही वह घायल अंतरिक्ष यात्री को केबिन में लाया, वह पीछे मुड़ा और एक अजीब नीली रोशनी से आकर्षित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप वह समय पर केबिन का दरवाजा बंद करने में विफल रहा और लगभग घायल अंतरिक्ष यात्री की मौत हो गई। सदस्यों को उत्तर पश्चिम भेजा गया। बाद में उन्होंने पूरी घटना की सूचना संबंधित विभागों को दी, लेकिन अजीब नीली रोशनी का वर्णन करते समय उन्होंने यह सोचकर अपनी सच्ची भावना व्यक्त की कि उन्हें एक देवदूत को देखना चाहिए था, लेकिन ऐसा उत्तर जांचकर्ताओं को अस्वीकार्य था। अंत में उन्हें अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया और एकमात्र अंतरिक्ष यात्री जो संभवतः डॉकिंग कार्य पूरा कर सकता था को भी उड़ान भरने से प्रतिबंधित कर दिया गया। वैलेरी को प्रयास करने के लिए केवल कोई और ही मिल सका। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उन्होंने सभी अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों से कई सिम्युलेटेड डॉकिंग ऑपरेशन करने के लिए कहा, लेकिन वे सभी विफलता में समाप्त हो गए। मुझे नहीं पता। इस स्थिति को देखकर वैलेरी ने अन्य विभागों के नियमों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अगले दिन व्लादिमीर को एक गैस स्टेशन पर पाया। दोनों के बीच थोड़े समय के लिए अभिवादन के बाद वैलेरी सीधे मुद्दे पर आने लगे, लेकिन अपने भाषण के आधे रास्ते में ही व्लादिमीर को पता चल गया कि उसका क्या मतलब है। वास्तव में व्लादिमीर उड़ान प्रतिबंध के दौरान सैल्यूट 7 की स्थिति पर ध्यान दे रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार सैल्यूट 7 की घटना इतनी गंभीर होगी। लेकिन मैनुअल डॉकिंग मुद्दे के संबंध में वैलेरी क्या कहना चाहता था? उसे लगा कि यह अभी भी संभव है। साथ ही वैलेरी बिल्कुल यही उत्तर चाहता है, लेकिन वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ और उसे सीधे आमंत्रित किया, क्योंकि जब व्लादिमीर को संबंधित विभागों द्वारा ग्राउंडेड किया गया था तो वैलेरी ने उसके लिए बात नहीं की। अब
जब उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो उसे थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन व्लादिमीर के लिए उसने वास्तव में कभी भी उसे अपने दिल में दोषी नहीं ठहराया। यह अजीब माहौल उन दोनों का दम घोंटने वाला लग रहा था। जब व्लादिमीर जाने ही वाला था, वैलेरी ने अंततः उसे निमंत्रण देने का साहस जुटाया। आप ऐसे नहीं हैं तो चलिए सहजता से बात करते हैं, आप भी निवेशित नहीं हैं। कुछ दिनों बाद सोवियत संघ की अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने की योजना आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। व्लादिमीर के अलावा इस बार अंतरिक्ष यात्रियों में उसका एक दोस्त विक्टर भी है, जो अंतरिक्ष स्टेशन की मरम्मत करने वाला इंजीनियर है। रॉकेट की तैयारी पूरी होने के बाद कर्मचारियों ने एक आदेश दिया और रॉकेट इंजन तेजी से प्रज्वलित होने लगा। रॉकेट के वायुमंडल से पूरी तरह उड़ने के बाद नीचे के 4 बूस्टर रॉकेट क्रॉस आकार में अलग होने लगे। तब ट्यूमर की तस्वीर भी तेजी से नष्ट हो गई और अंतरिक्ष यान तेजी से सैल्यूट 7 की ही कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। फिर दूसरे चरण के रॉकेट के जोर की मदद से अंतरिक्ष यान कुछ ही समय में सैल्यूट 7 के करीब पहुंच गया। उसी समय व्लादिमीर पहले से ही डॉकिंग की तैयारी कर रहा था। उसने पहले अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष स्टेशन से 600 मीटर की दूरी तक धीमा कर दिया। फिर वैलेरी की कमान के तहत उसने डॉकिंग का पहला दौर शुरू किया। अंतरिक्ष यान द्वारा ले जाए गए ईंधन इंजन के कारण ग्राउंड कमांड सेंटर द्वारा गणना किए गए परिणामों के अनुसार व्लादिमीर के पास डॉक करने के लिए केवल 3 अवसर हैं। इसलिए उसे अपने ऑपरेशन के हर चरण में बहुत सावधान रहना चाहिए, जिससे मामूली कोण विचलन हो सकता है क्षतिग्रस्त होने का मिशन। अंतरिक्ष स्टेशन के साथ डॉकिंग कोण को लगातार ठीक करने और डॉकिंग के दौरान अंतरिक्ष यान की गति को नियंत्रित करने के बाद अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष स्टेशन के बीच की दूरी बेहद करीब थी और यहाँ तक कि अंतरिक्ष स्टेशन के डॉकिंग पोर्ट को भी नग्न अवस्था में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। हालांकि स्थिति जितनी करीब थी, खतरे के कमांड सेंटर में हर कोई बड़ी स्क्रीन पर घूर रहा था, घबराया हुआ था और सांस लेने से डर रहा था। व्लादिमीर द्वारा आखिरी बार डॉकिंग पोर्ट को ठीक करने के ठीक बाद अंतरिक्ष यान का डॉकिंग आर्म अप्रत्याशित रूप से अंतरिक्ष स्टेशन के डॉकिंग पोर्ट की ओर बढ़ने लगा और उसने अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ काम करना समाप्त कर दिया। इस बार न केवल डॉकिंग विफल हो गई, बल्कि अंतरिक्ष यान का सौर पैनल लगभग अंतरिक्ष स्टेशन से टकराने ही वाला था। सौभाग्य से विक्टर ने समय रहते इसकी खोज कर ली। व्लादिमीर के त्वरित ऑपरेशन के बाद अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष स्टेशन के सौर पैनल से केवल 5 सेंटीमीटर टकराया। हालांकि वे टक्कर से सफलतापूर्वक बच गए, लेकिन वे सिग्नल ब्लाइंड स्पॉट में प्रवेश करने वाले थे। वैलेरी ने उन्हें सूचित किया कि पहले आराम करें और वह अन्य कर्मचारियों के साथ अध्ययन करेंगे कि आगे कैसे जुड़ना है। व्लादिमीर सहमत हो गया, लेकिन वास्तव में वह अभी भी थोड़ा अनिच्छुक था। जब वे निरीक्षण के लिए इधर उधर उड़ रहे थे, विक्टर ने गणना की कि यदि वे अंतरिक्ष स्टेशन से अंतिम 11 मीटर में 35 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं, तो वे निश्चित रूप से इंटरफेस के साथ संरेखित करने में सक्षम होंगे। ऐसा उत्तर सुनने के बाद व्लादिमीर ने तुरंत अंतरिक्ष यान की दिशा फिर से बदल दी और इसके बारे में सोचे बिना ही अंतरिक्ष स्टेशन पर निशाना साधा। हालांकि इस ऑपरेशन से विक्टर में तुरंत असंतोष पैदा हो गया, क्योंकि उन्हें अभी तक दोबारा डॉक करने का आदेश नहीं मिला था। व्लादिमीर ने कहा कि उन्हें अभी अभी अपना प्रमाण तत्व मिला है और अब वह सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं। विक्टर को यह नहीं पता था कि वह जिस अभ्यास के बारे में बात कर रहा था वह वास्तविक डॉकिंग ऑपरेशन था। ग्राउंड कमांड सेंटर ने बड़ी मात्रा में डेटा के माध्यम से गणना की कि डॉकिंग की गति अभी 15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गई है। इसलिए अंतरिक्ष यान की अंतरिक्ष स्टेशन की घूर्णन गति से सटीक तुलना नहीं की जा सकती है। यदि आप चाहते हैं कि दोनों की गति एक समान रहे, तो अंतरिक्ष यान की गति इसे बढ़ाकर 35 सेंटीमीटर प्रति सेकंड किया जाना चाहिए। लेकिन अगर वे इतनी गति से डॉक करेंगे तो असफल होने पर सीधे अंतरिक्ष स्टेशन से टकराएंगे। मेरे बगल वाले व्यक्ति ने कहा कि 35 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति मैंने जो सुनी उसके बराबर थी। वैलेरी ने फैसला किया कि उन्हें मिशन समाप्त करना होगा, लेकिन वे अब सिग्नल ब्लाइंड स्पॉट में थे और उनसे तुरंत संपर्क नहीं किया जा सका। उन्हें इससे अधिक की उम्मीद नहीं थी कि व्लादिमीर ने पहले ही डॉकिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया था। विक्टर की मदद से वह अंतरिक्ष यान के साथ डॉकिंग के कोण और गति को सही करता रहा और उसने 1 सेंटीमीटर की भी गलती नहीं होने दी। यह डॉकिंग ऑपरेशन स्पष्ट रूप से पिछली बार की तुलना में अधिक सुचारू है। शायद दूसरों की नजर में 35 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति हासिल करना नामुमकिन है, लेकिन यहाँ वह बिना सोचे समझे ऑपरेशन शुरू करने में सफल रहे और अंत में वह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ गए। कनेक्शन पूरी तरह से सफल होने के बाद विक्टर को एहसास हुआ कि व्लादिमीर पहले किस बारे में बात कर रहा था। उसने सोचा कि व्लादिमीर पागल था और अपने वरिष्ठों की अनुमति के बिना निजी तौर पर काम कर रहा था। वह अब उसके साथ काम नहीं करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि विक्टर के पास इस स्थिति में कोई विकल्प नहीं है। कुछ ही समय बाद कमांड सेंटर पर सिग्नल अंततः बहाल हो गया।
वैलेरी अभी भी सोच रहा था कि व्लादिमीर को कैसे बताया जाए कि उन्होंने मिशन को समाप्त करने का फैसला किया है। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह बोलने वाला था, व्लादिमीर ने उससे वीडियो सिग्नल प्राप्त करने के लिए कहा और अगले ही पल सफल डॉकिंग की तस्वीर दिखाई दी। बड़ी स्क्रीन, श्रेष्ठ। इससे वैलेरी को आश्चर्य हुआ। अप्रत्याशित रूप से व्लादिमीर वह करने में सफल हो गया जिसे वे असंभव मानते थे। इस रोमांचक दृश्य में हर कोई बहुत विश्वसनीय था। प्रतिक्रिया देने के बाद उन्होंने एक दूसरे को मनाना शुरू कर दिया, लेकिन व्लादिमीर और अन्य लोगों के लिए इसने केवल इस मिशन का द्वार खोला और बाद में और भी कठिन चीजें उनका इंतजार कर रही थी।